नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1924 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि महामारी के कारण अब तक 1192 लोगों की मौत हो चुकी है। सक्रिय मामलों की संख्या 19,137 पहुंच चुकी है, जबकि कुल 30,831 मरीज ठीक होकर घर लाए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुल्तानपुर में मिले 16 मरीज, वाराणसी में 115 नए मरीज मिले हैं, शामली में 13 नए मरीज मिले, रायबरेली में भी 13 मरीज मिले, बुलंदशहर में 17 नए संक्रमण पाए जा चुके हैं और वही बलरामपुर में 8 मरीज मिले हैं। तो लगातार 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की। सुल्तानपुर, वाराणसी, शामली, रायबरेली, बुलंदशहर और इसी के साथ ही साथ बलरामपुर, जहां पर ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी को लेकर सरकार नए नए गाइडलाइंस जारी कर रही है, कई फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी को लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया न्यूज भी आप सबसे अपील कर रहा है कि प्रशासन की कार्रवाई में उनकी सहायता करें। अगर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन है, तो आप अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जरूरी है इस वक्त में, इस महामारी के दौर में, जब तक कोई वैक्सीन यानी जब तक इस महामारी का काट नहीं निकल जाता, तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखें। 2 गज की जो दूरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी जान इससे बच सकती है। वही कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति देगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को पीछा छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के पास कोविड हॉस्पिटल में पर्याप्त संख्या में कोविड बेड्स मौजूद हैं, लेकिन इसी को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, खास तौर पर कोरोना को लेकर, और इसमें यह फैसला लिया गया कि अब होम आइसोलेशन को लेकर भी अब यहां पर बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे आंकड़े को लेकर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। लगा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की बैठकें, सरकार के भाषण, सरकार के जो पत्र जारी हो रहे हैं वो कोरे हैं, वो भरोसे करने लायक नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रोज कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, कम जांच होने के बाद भी, लखनऊ राजधानी समेत बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर भर्ती करने के लिए बेड नहीं है मरीजों के, तो क्या समझा जाए। जिस तरह से रोज मौतें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं कोरोना मामले में। सरकार को चेतना चाहिए, गंभीर बीमारी को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए। भाषणबाजी, टीम 11 की बैठक, प्रेस नोट, ये सब बंद करने चाहिए और धरातल पर आकर इसे रोकथाम के लिए ठोस काम करने चाहिए। और वही लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय में कोरोना ने दस्तक दे दी है। सोशल मीडिया टीम में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। इसी के साथ सीएम योगी के सुरक्षा दल में भी 2 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सीएम ऑफिस को सैनिटाइज किया गया था। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सीएम कार्यालय में ये हड़कंप मच गया था। उसके बाद आप देख किस तरीके से यहाँ पर पूरे कार्यालय को प्रॉपर सैनिटाइज किया गया है। तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है हर जगह को, क्योंकि सीएम कार्यालय में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसकी वजह से पूरे कार्यालय में हड़कंप सा मचा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रॉपर यहाँ पर तमाम जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना की धमक के बाद से ही लगातार यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम जो है वो चल रहा है। आपको बता दें कि इस समय मैं लोक भवन में हूँ और लोक भवन में आप देख रहे हैं कि सुबह से ही चाहे कार्यालय के अंदर हो चाहे कार्यालय के बाहर हो, सैनिटाइजेशन जो है वो जोरों से किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया की जो टीम है उसमें 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद से इस बात की सावधानी बरती जा रही है कि जो सैनिटाइजेशन का काम है
वो अच्छे तरह से किया जा सके, जिसकी वजह से कम जो कोरोना मरीज है या इस तरह के जो कोरोना एक्टिव लोग हैं वो उसकी वजह से कार्यालय की तरफ ज़्यादा नुकसान न हो, मुख्यमंत्री कार्यालय में अनवरत काम चलता रहे। और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि सुबह से ही जो सैनिटाइजेशन का काम है वो लोक भवन में तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि इन्होंने शायद अंदर भी आपने सैनिटाइजेशन किया था? जी। कहाँ पर किया आपने? सारे अपार्टमेंट में, सारी बिल्डिंगों में। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये काफी दिनों से चल रहा है सर। क्या हर दिन आ रहे हैं आप लोग? जी, डेली पर डे। यानी जब से निकले हैं तब से लगातार? जी। बिल्कुल, मतलब ये कहा जा सकता है कि जब से कोरोना मरीज जो हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय में पाए गए हैं उसके बाद से लगातार हर दिन यहाँ पर सैनिटाइजेशन हो रहा है। और हर दिन सैनिटाइजेशन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पर कोई कार्यालय, कोई गेट या कोई भी ऐसा परिसर न छूटने पाए जिसकी वजह से कोरोना मरीज की संख्या यहाँ पर बढ़ सके। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। जनपद लखनऊ में एकीकृत इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर प्रारंभ किया जा चुका है और जिसके अंतर्गत सभी मरीजों को तत्काल 2 घंटे के अंतर्गत जो भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं इन्हें शिफ्ट कराने की संबंधित अस्पताल में चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्था की गई है। यहाँ कंट्रोल रूम से सारी कार्रवाइयाँ एकीकृत रूप में सुनिश्चित की जा रही है, जहाँ पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया गया है। साथ ही साथ चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुरूप सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके अलावा पूरे जनपद में वृहद रूप से डोर टू डोर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें विशेष टीमें लगाई गई हैं जो कि डोर टू डोर जाकर के सर्विलांस कर रही हैं और साथ ही साथ वहाँ एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था भी दी गई है ताकि तत्काल टेस्ट करके अगर कोई धनात्मक आते हैं तो उन्हें कोविड अस्पताल भर्ती कराया जाता है। पूरे जनपद में एक इंटीग्रेटेड अस्पताल के बेड्स का प्रबंधन भी सुनिश्चित किया गया है ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए और एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत 2 घंटे के अंतर्गत कोविड अस्पताल में मरीज सही उपचार। और वही यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। लगातार बढ़ते हुए कोरोना संकट को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है जिसके तहत अब जो भी कोरोना मरीज होंगे उन्हें होम आइसोलेट भी किया जा सकेगा। हमसे बातचीत करने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, एक कुछ बड़ा निर्णय हुआ है आज कोरोना को लेकर के, क्या है वो निर्णय और किस तरह से ये लागू होगा? ये जो बढ़ती हुई संख्या है इस पर ये पहले भी विचार हुआ था होम आइसोलेशन करने के लिए। इसका इसलिए आवश्यकता नहीं था क्योंकि हमारे पास उतनी व्यवस्था पहले से ही है और 1,51,000 से ऊपर की बेड की व्यवस्था हमको पूरे प्रदेश में आज भी हमारे पास तैयार रखा हुआ है। मगर ये थोड़ा सा बड़े शहरों में हम लोग ने महसूस किया है कि कुछ ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जिनको थोड़ा सा अलग से रखने की आवश्यकता पड़ती है। हमारा नॉर्मल जो हमारा L1 की फैसिलिटी है उसमें थोड़ा सा उनको बहुत अटपटा लगता है और इसके लिए इसको देखते हुए भी हमने अभी कुछ ही दिन पहले होटल्स को भी हमने इसमें नोटिफाई कर दिया था ताकि वो लोग अपने इस एक निर्धारित दर पर होटल में रह के आराम से वो 10 दिन का एसिम्प्टोमेटिक वाला जो समय होता है रह के अपना निकल जाएंगे। फिर भी इसको देखने के बाद कुछ और इस पर विचार हुआ था तो ये हुआ था कि होम आइसोलेशन को भी हम लोग शुरू करें। इसमें भारत सरकार का भी, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी एक प्रोटोकॉल आ चुका है, गाइडलाइन आ चुका है। तो उसी गाइडलाइन को थोड़ा बहुत संशोधन करने उत्तर प्रदेश के लिए हम उसको आगे बढ़ाएंगे और इसको होम आइसोलेशन अलाउ कर देंगे शर्तों के आधार पर। सर, ये क्या अभी से अलाउ हो चुका है या फिर अभी इसके लिए कोई तारीख आप लोग निर्धारित करेंगे, उसके बाद से जो मरीज कोरोना पॉजिटिव होंगे वो होम आइसोलेट होंगे? नहीं, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपना अनुमति दिया है तो इससे संबंधित पूरी पत्रावली बनेगी। उसके जो शर्तें हैं, जो प्रोटोकॉल के द्वारा जो हमको स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजा है उसको थोड़े बहुत उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से चेंज करके और तैयार करके फाइल के मुताबिक हम लोग स्वीकृति करके तो संभवतः कल या परसों में हो जाएगा ये। कल या परसों तक। तो सर, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई रहता था तो बीच बीच में जैसे कुछ दवाएं वगैरह भी आप लोगों की तरफ से दी जाती थी, तो ये होम आइसोलेशन वो स्वयं निर्धारित करेगा कि हम हमारे यहाँ अगर सुविधा है तो हम लेना चाहते हैं, आपसे कहेगा, या फिर आप देखेंगे कि नहीं अगर इससे बहुत ही कम मतलब बड़ा ही माइनर कोरोना अटैक है तो भाई आप होम आइसोलेट हो जाइए? ये निर्धारित कैसे निर्धारित होगा सर? ये हम निर्धारित कर दिए हैं, मैंने उसमें हमने अपने उसमें किया है। टोटल माने जो एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिनमें खाली वायरल लोड माना जाता है जब आप चेक करते हैं, मतलब उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, उन्हीं को हम अलाउ करेंगे उसमें रहने के लिए। और वो भी उनके घर में वो सुविधा होना चाहिए जो हमारे शर्तों में लिखा है। उनका सेल्फ डिक्लेरेशन भी करेंगे और उनकी सुविधा भी होना चाहिए, उस हिसाब से हम अलाउ करेंगे। और जो थोड़ा भी माइल्ड सिम्टोमेटिक होगा वो हमारे L2 फैसिलिटी में रहेगा,
और जो बाकी जो सीरियस टाइप के पेशेंट होते हैं तो वो तो अपना मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। यानी फैसिलिटी कैसी फैसिलिटी, क्या उनके पास अपना एक रूम, अपना एक बाथरूम, सब कुछ इस तरह से अलग हो उस पूरे घर में, या फिर किसी प्रकार की और सुविधा, किस तरह की सुविधा उनके पास हो जिससे वजह से आप करेंगे? नहीं, अलग होना चाहिए। अगर किसी एक मकान में उनका अलग कमरा और अलग बाथरूम है, वो उसी के आधार पर हम अलाउ भी करेंगे ताकि वो बिल्कुल टोटली अलग रहे। और घर के अंदर उसको अपना नहाना धोना या अपने कपड़े साफ करना, वो सारी चीज़ें हम उसमें निर्धारित करेंगे। और हमारा कॉल सेंटर से भी वो जुड़े रहेंगे, हमारे सर्वेलेंस टीम जो आएगी वो भी उनसे बराबर चेक करते रहेंगे, उनको भी नंबर दिया जाएगा कि ताकि उनको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे सेंटर पर बात करके कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग करेंगे। पहले मेडिकल टीम इस चीज़ को देखेगी उनके घर को जा करके? हाँ, वो जो भी डिक्लेरेशन देंगे अपना, जो शपथ पत्र एक प्रकार का देंगे, उसको फिर हमारी टीम जाके चेक करेंगे, फिर उनको अलाउ कर देंगे। यानी साधारण भाषा में मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी 2 BHK का घर हो जिसमें उनका 1 BHK में उनका अटैच बाथरूम हो और जो कि सिर्फ उनके एरिया में वो पैक्ड हो और वहां से उन्हें दूर से खाना पीना या दवा दिया जा सके, उन्हें हम रख सकते हैं साधारण भाषा में? हाँ, लगभग यही जो आप कह रहे हैं, वो जैसे आप बता रहे हैं, एक बार उसी 2 BHK कमरे में भी अगर हाउस में भी अगर अलग कमरा है, उसी को मानते हुए कर सकते हैं। उसी को मानते हुए। सर, दवाएं वगैरह उन्हें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा या आपकी टीम देगी? नहीं, एसिम्प्टोमेटिक में देखिए ऐसे कोई खास दवाई चाहिए भी नहीं। वो जैसे हमने बताया कि माइल्ड सिम्प्टोमेटिक जब होता है तो इसमें कुछ बुखार का लक्षण भी हो सकता है, कुछ खांसी जुकाम का भी हो सकता है, उसको हम लोग फिर नहीं करेंगे, उसको तो हम L2 में करेंगे, हमारी सेंटर में रहेगा। इनमें कोई भी सिम्प्टोमेटिक नहीं होता है और जितने भी केसेस हमारे निकल रहे हैं उसमें 80% तो इसी तरह के केसेस निकल रहे हैं। तो ये कहा जाए तो दबाव तो फिर काफी कम हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि यूपी के अंदर तो मुझे लगता है कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और माइनर ही ज्यादा निकल रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, और मुश्किल से 15% के अंदर ही और कम हो सकता है जो L3 के फैसिलिटी में जाते हैं या जो L2 टाइप के जो निकलते हैं, बाकी सब तो एसिम्प्टोमेटिक है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश एक कोरोना को लेकर के एक नई नियमावली पर चलेगा, यानी ज्यादातर केसेस जो हैं, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि अभी भी इस समय 80% केसेस जो हैं वो माइनर ही हैं और जाहिर है कि अगर इस तरह की अगर होम आइसोलेशन की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर यह दबाव काफी कम रहेगा और कम से कम मरीजों को सुविधा भी अच्छी मिल सकेगी और घर पर रह करके वो अच्छे तरह से आराम भी कर सकेंगे। नमस्कार, हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे और इस दौरान पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन भी करेंगे। यह पहला मौका है जब पीएम मोदी अयोध्या आ रही हैं। भूमि पूजन की तारीख के साथ ही शुभ मुहूर्त भी निकाला जा चुका है। दिन में 12:13 को शुभ मुहूर्त है, जिस दौरान पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। हमारे सहयोगी की यह खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त को अयोध्या दौरा है। ये दौरा इसलिए बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या आ रहे हैं और खास बात ये भी है कि यहाँ आकर वो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। शुभ मुहूर्त निकाल दिया गया है, 12:13 पर शुभ मुहूर्त है। कहा जाता है कि यह अजय काल है और इसी अजय काल में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इस मुहूर्त से बढ़िया कोई मुहूर्त दूसरा नहीं हो सकता। और खास बात यह भी है कि जब भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर को लेकर उसका भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस दौरान राम मंदिर से जुड़े हुए जितने भी बड़े नेता रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी राम मंदिर को लेकर लगाई है वो इस खास मौके पर उन्हें निमंत्रण दिया जा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जब भूमि पूजन करेंगे तो पहली ईंट चांदी की रखेंगे और ये चांदी की ईंट कहा जा रहा है कि महंत नृत्य गोपाल दास को किसी ने भेंट किया था और वही चांदी की ईंट ही वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। प्रधानमंत्री भाई विकास दुबे एनकाउंटर केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मुठभेड़ सही थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए ट्रायल होना चाहिए था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और एक पुलिस अधिकारी हमारे होंगे। यूपी सरकार जांच कमेटी के पुनर्गठन पर सहमत भी हो गए हैं। वही यूपी सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि मुठभेड़ सही थी। उसकी डिटेल बताते हुए कहा कि वो पैरोल पर था, हिरासत से भागने की कोशिश की। इसके बाद जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि विकास दुबे के खिलाफ मुकदमे के बारे में बताएं। आपने अपने जवाब में कहा है कि तेलंगाना में हुई मुठभेड़ और इसके अंदर है, लेकिन आप कानून के राज को लेकर जरूर सतर्क होंगे। आपने रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच भी शुरू की है। प्रशांत भूषण ने भी
PUCL की ओर से मुठभेड़ पर सवाल उठाए। CCI के सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि हैरानी की बात है, इतने केस में शामिल शख्स बेल पर था और उसके बाद यह सब हुआ। कोर्ट ने इस पर मामले पर तफ्तीश से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि यह सिस्टम को फ्लेयर दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है। यूपी सरकार जांच कमेटी में पुनर्गठन पर सहमत हो गई। वही संजय पारीख ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मीडिया में आए बयानों से भी साफ है कि मुठभेड़ स्वाभाविक नहीं थी। और वही विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। विकास दुबे के शरीर से 3 गोलियां आर पार हुई हैं, 10 जख्म मिले हैं, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। क्या कुछ देखने को मिला, आइए दिखाते हैं आपको। गैंगस्टर विकास दुबे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो इंडिया न्यूज़ के हाथ लगी है। हम आपको पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से विकास दुबे जो मुठभेड़ में इनकाउंटर हुआ उसमें किस तरीके से उसके 3 गोलियां लगी। ये देख सकते हैं आप, जो पहली गोली है उसके दाहिने कंधे पे लगी थी और दूसरी और तीसरी गोली बाएं जो आर पार हो गई थी। सर पे भी चोट है, पसलियों में चोट है, पेट में चोट है और जो ये गोलियां हैं वो आर पार हैं। करीब 10 जख्म के निशान हैं जो विकास दुबे की इनकाउंटर रिपोर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है जो अभी तक इस रिपोर्ट में साफ नहीं हो सकती है कि विकास दुबे को कितनी दूर से गोलियां मारी गई, ये अभी इस रिपोर्ट में साफ नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। वही कानपुर से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर विकास दुबे का खास गुर्गा गिरफ्तार। पुलिस ने जय वाजपेयी और प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। विकास दुबे को जय वाजपेयी ने कानपुर कांड में मदद की थी, रिवॉल्वर दी थी, 25 कारतूस और 2 लाख रुपए की मदद यहां पर की गई थी। सुरक्षित स्थान भेजने के लिए भी दी थी लग्जरी कार। तो ये कानपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर विकास दुबे को जय वाजपेयी ने कानपुर कांड में मदद दी थी, यानी कि उनकी पत्नी और उनके बेटे को, यानी कि विकास दुबे की पत्नी और उसके बेटे को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए ही 2 लाख रुपए और कार की मदद यहां पर की गई थी। कानपुर में विकास दुबे का खास गुर्गे जय वाजपेयी और उसके एक साथी प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। क्या कुछ उन्होंने देखा है और क्या कुछ उन्हें मिला है, देखिए। समेत 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में यूपी एसटीएफ लगातार जांच कर रही थी। जांच के द्वारा यूपी एसटीएफ को एक अहम जानकारी मिली है कि जो विकास दुबे ने गोलियां बरसाई थी वो दरअसल उसके खजांची साथी जय वाजपेयी ने ही विकास दुबे को बिकरू गांव जाकर के दी थी। जय वाजपेयी ने अपने साथी प्रशांत शुक्ला के साथ में विकास दुबे को 2 लाख रुपए और 25 कारतूस दिए थे। जो कारतूस विकास दुबे ने उन पुलिस वालों के ऊपर बरसाए थे वो वही कारतूस पुलिस जांच में निकल कर के सामने आए हैं। विकास दुबे की एनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ लगातार जांच कर रही थी। जांच में जय वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया था, उसका जो खजांची सहयोगी था। वहीं बीती रात में यूपी एसटीएफ ने जय वाजपेयी के साथ साथ प्रशांत शुक्ला को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेजने की तैयारी में लग गई है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। तो सुना यहाँ पे किस तरीके से हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारी आप तक पहुंचवाई कि विकास दुबे का खास गुर्गा जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। जय वाजपेयी और प्रशांत शुक्ला गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और वही प्रतापगढ़ में एडीजी प्रेम प्रकाश थानों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। एडीजी ने थाने में तैनात 8 दारोगाओं से पिस्तल खोलने को कह दिया तो 6 दारोगा पिस्तल नहीं खोल सके। हालांकि कई प्रयास में अन्य तो पिस्तल खोल लिए, लेकिन शहंशाह नाम के दारोगा पिस्तल नहीं खोल सके। इस पर एडीजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक दारोगा शहंशाह को थाने गेट तक दौड़ा लगवा दी, मतलब दौड़ा दिया। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये दारोगा जो है वो यहाँ पर परेड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पिस्तल जो है वो नहीं खोल पाए। और वही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पकड़ मजबूत रखने के लिए वार्ड स्तर पर भी संगठन तैयार करेगी। महानगरों में बूथ, सेक्टर और मंडलों के साथ वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। वार्ड समितियों में अध्यक्ष और महामंत्री के अलावा बूथ अध्यक्ष और सेक्टर संयोजकों को यहां पर
पदीन सदस्य नामित किया जाएगा। वार्ड समितियों के जरिए भाजपा संगठन को विस्तार देने के साथ अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को संगठन में समायोजित करके संतुष्ट रखना चाहती है। इसी कड़ी में पार्टी ने एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला लागू करने को निश्चय किया है। और इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।